हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4, जिसका कि नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, हेडिंग्स भी बना हुआ है हम लोगों का, और टारगेट बैच ये चल रहा है आप लोग का, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 1, जिसका नाम था रिलेशन फंक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, उससे उसका उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चैप्टर 2 था जिसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, उसका इंट्रोडक्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स, जिसका नाम है चैप्टर 4, जिसका नाम है आपका डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम लोग के सारणिक के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो इसमें होने वाला आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, तो इससे भी हम लोग को कोई लेना देना है नहीं। आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन में। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते। तो लिखा हुआ है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर जिसका रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। जहां ए बराबर दिया हुआ एक मैट्रिक्स है जिस जो आपका n इंटू एन ऑर्डर का है। लिखा हुआ है कि वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, इसमें दोनों नंबर हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स होता है, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखा हुआ है कि वी कैन एसोसिएट अ नंबर, जो नंबर को एसोसिएट करना है क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। किसका, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है डिटर्मिनेंट। लिखा हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ से अंडर मोड ए लिखा हुआ है, या डिटर्मिनेंट का सिंबल है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है ए, जो आपका 2 into 2 ऑर्डर का है, जिसमें आपका 2 रो और 2 कॉलम दिया हुआ है। A11 A12 फिर A1 A21 A22 है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं अंडर मोड ए, या फिर डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें सिर्फ ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट जो होता है आपका वो सिंगल ऐसे लाइन अंडर मोड के जैसा रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा आपका दिया हुआ। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे, और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे A11 इंटू A22 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस कर दिया A12 इंटू A21 को। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें तो एक मैट्रिक्स है, अब बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो डिटर्मिनेंट अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग अंडर मोड लिखते हैं। अब क्या हमारे पास है, नंबर 4 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 4 को 6 के साथ 4 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, बीच में माइनस का सिंबल ऐड होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो 4 इंटू 6 करेंगे 24 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे 24 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 18 बच जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो ये था हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब देखते हैं हम लोग एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का रहेगा, उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एग्जांपल ले ही लेते हैं, या फिर यहाँ है ऑलरेडी एक एग्जांपल 3 into 3 ऑर्डर के लिए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल हट गया है, हाँ, इस तरह से रहेगा आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कितना ऑर्डर होना चाहिए, 3, कैन बी डिटरमाइंड एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपके पास है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज नोन एज एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेंट अलोंग रो ना और कॉलम, मतलब आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू, जिसमें आपका 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
तो जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अभी आपका जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जैसे अगर हम लोग A11 को बाहर रखें, A11 को बाहर रखें, तो फिर ये दोनों का आपस में डिटर्मिनेंट करके सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, ये दोनों का तो यहाँ से हो जाएगा A22 और A33 आपस में मल्टीपल, बीच में माइनस A23 और तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, सेकंड के लिए माइनस और फिर थर्ड वाला के लिए प्लस ही यूज करते हैं। फिर अगर हम लोग A122 को लेते हैं जहां माइनस लग जाएगा, उसके बाद A21 और A33 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से A31 और A13 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। उसी तरह से फिर हम लोग A13 को लेंगे जो पॉजिटिव रहेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे देख रहा होगा कि A21 मतलब इसका रो और इसका कॉलम हो जाएगा और कॉलम वाला एलिमेंट हट जाएगा सामने वाला, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई A21 और A32, उसके बाद माइनस करेंगे A22 और A31 को। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है और इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लोग पहले 2 रखेंगे। तो 2 में कौन कौन आएगा, तो 2 में आपका ये सामने वाला एलिमेंट हट जाएगा, यानी मतलब 5 6 2 और 7 को लिखेंगे। फिर पहले प्लस फिर माइनस, फिर हम लोग यूज करते हैं प्लस का, तो -5 हो जाएगा। -5 में 1 और 0 आएगा, इधर से आपका 6 और 7 आएगा। फिर +4 हम लोग करेंगे, +4 में आपका 1 0 आ जाएगा, 1 और 0 और 5 और 2 आ जाएगा यहाँ से, 5 और 2। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो 2 ऐसे रह जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 5 = 35 और 6 दूना 12, तो यहाँ 5 से 7 में गुना हो जाएगा 35 आपका, -6 दूना 12 हो जाएगा, फिर -5 है, -5 रखेंगे हम लोग। फिर 7 से 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस 0 से 6 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आपके प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 है, प्लस में 4 यहाँ से लिखेंगे हम लोग, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस 0 से 5 में गुना करेंगे हम लोग 0 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 35 में से अगर हम लोग 12 घटाते हैं तो 35 में से 12 घटाने पे 23 और 23 से 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा आपका 46। फिर यहाँ से 5 × 7 करना, 7 × 5 = 35 मतलब माइनस हो जाएगा वहां से 35 और फिर यहाँ से 4 दूना 8, प्लस में 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे। अब जैसे अगर मान लें हम लोग 46 में से अगर हम लोग 35 घटाते हैं, तो 46 में से अगर हम लोग 35 घटाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ से 46 में से 35 घटाएंगे तो 9 बचेगा, चूंकि 9 नहीं हो जाएगा आपका 11, चूंकि 11 35 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 46 और 11 में यहाँ से मिल गया हम लोग को 11 और प्लस अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे तो 8 और 11 जोड़ने पे क्या आ जाएगा हम लोग का 19 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 19। तो ये था 3x3 ऑर्डर का। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज इसका ना, जो डिटर्मिनेंट है इसका 6-7 प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और कुछ आपका एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिया हुआ। तो प्रॉपर्टी 1 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ना रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई एक डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, जैसा मान लिया हम लोग मैट्रिक्स है, अब इसमें मान लिया 2 × 2 ऑर्डर का रख लीजिए 2 5 6 7। तो इस कंडीशन में जैसे अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं तो इसका वैल्यू और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दी, जैसे 5 और 7 इधर कर दिया और 2 और 6 इधर कर दिया, मतलब कॉलम को इंटरचेंज किए, या फिर आप रो को इंटरचेंज कर लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ से 6 और 7 ऊपर कर दिए, 2 और 5 को यहाँ से नीचे कर दिए। तो अगर मान लें हम लोग इसका a डैश नाम दिए, तो इस कंडीशन में a डैश का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपस में 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं और उसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होता है वो अनचेंज हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आप पहले निकाले हैं तो रो या कॉलम चेंज करके निकालिएगा, उसका वैल्यू भी उसके इक्वल आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो एग्जांपल से भी बना सकते हैं आप, 2 × 2 ऑर्डर का भी कर सकते हैं या फिर 3 × 3 ऑर्डर का भी कर सकते हैं। तो पहला में ही लिखा हुआ जैसे एक डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का अगर मान लें हम लोग को वैल्यू निकालना हो तो 2 हो जाएगा,
2 रखने पे यहाँ से 0 आएगा क्योंकि सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम का एलिमेंट हट जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से 4 -7 होगा, फिर पहले होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस माइनस ये हो गया +3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 1 और यहाँ से हो जाएगा 4 -7। फिर हम लोग यहाँ से प्लस कर लेंगे, प्लस में होता है यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 लिखने पे आपका 6 1 और 0 फिर 5 लिखेंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा क्या आपका 6 1 और 0 और 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग 2 लिखे। अब सामने वाला क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 7 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 से 4 में करने पे आपका 20, +3 हो जाएगा, 7 से 6 में तो 7 6 42 हो जाएगा आपका नेगेटिव माइनस में, और 1 से 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, फिर +5 हो जाएगा, 5 से 6 में 30 होगा और माइनस यहाँ पे 0 था ना 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -20 गुना 2 करने पे -40 चूंकि 0 है, और 42 और 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 46 आपका। 46 गुना 3 करना हम लोग को, तो 46 गुना 3 करेंगे 4 × 12 = 18, मतलब 120 में 18 जोड़िएगा तो 138 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा माइनस में चूंकि माइनस है। अब यहाँ से हम लोग प्लस में हो जाएगा, 30 बचे कितना 150, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐड करें तो 40 30 70 मतलब 178 आ जा रहा है, और माइनस करना है 150, सॉरी प्लस हो जाएगा 150। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 50 20 70 मतलब 28 माइनस में वैल्यू मिल जाएगा। इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम ये जो वैल्यू निकाले हैं डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग इसका रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे मान के चलिए इसका नाम अगर इसका मान लो हम लोग डेल्टा डैश देता है, रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लो ऊपर 6 लिख दिए, 0 लिख दिया और 4 कर दिए। अब जो फर्स्ट रो उसको सेकंड में कर दे रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से 2 -3 और 5 कर देंगे, और यहाँ से 1 5 और -7 कर देंगे। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट के भी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, -28 ही मिलेगा। तो वही चीज कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर इसका रो और कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं तो इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड की अगर हम लोग चर्चा करें तो सेकंड क्या बोल रहा है, तो सेकंड बोल रहा है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज ना, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। अब जैसे बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट के किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करिए, तो पहला प्रॉपर्टी था कि आप जैसे डिटर्मिनेंट बना रहे तो रो वाइज चलिए, कॉलम वाइज वही रह जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। और दूसरा बोल रहा है कि अगर आपस में जैसे 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू आपका वही मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अगर इसका भी जैसे हम लोग सोल्व किए थे तो सेम क्यू से नहीं था, डिटर्मिनेंट इसका कितना था -28। अगर हम इसको चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट था, अगर डिटर्मिनेंट डैश कर देंगे मतलब आपस में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद तो जो निगेटिव वैल्यू मिला है हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। यही कह रहा है कि वैल्यू जो होगा आपका डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू जो होगा वो साइन केवल चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, मतलब कि इसका अगर हम लोग डेल्टा डैश लिखे और यहाँ से रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर, जैसे कॉलम को कर दिए -3 0 और 5 कर दिए कॉलम 2 को फर्स्ट में, और यहाँ से 2 6 और 1 कर लिए, और कॉलम 3 जो उसका ऐसे एलिमेंट लिख दिया 5 है 4 है और -1 है। तो इस कंडीशन में इसका जो हम लोग वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू हम लोग को 28 मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो आपका वैल्यू सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का, लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, बोल रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाए, आइडेंटिकल मतलब इक्वल हो जाए, दैट इज ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका 0।
तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले इसका वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब सोल्व करके भी देख सकते हैं, ऐसे इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, लेकिन सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है, तो जैसे अगर हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो पहले 3 रखने पे आपका 2 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 रखने पे आपका यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ से रखते हैं हम लोग +3 हो जाएगा, 3 रखने पे 2 और 2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करते तो ये हो गया 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6 -2, 3 दूना 6 और 3 3 9, फिर यहाँ से 3, अब 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आपका, 6 में से 6 घटेगा माइनस 6 में से 9 को घटाएंगे तो 6 में से 9 घटाने पे आपका -3 बचेगा। -3 में -2 में गुना करेंगे -3 को तो +6 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस करते हैं हम लोग, अब 4 में से 6 घटाएगा तो -2, -2 से 3 में गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ से फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा 0। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी यही बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में चल रहे हैं और एक डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी यही कहना चाह रहा था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, बोल रहा है कि यदि किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट किसका, डिटर्मिनेंट का, बोल रहा है कि अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ कांस्टेंट के, किसी के कांस्टेंट से, तो बोल रहा है कि देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाय के। अब इसका वैल्यू जो रहेगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही किया, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, जैसे A11 है, A12 है, A21 है और यहाँ से A22 है, तो इसमें अगर हम लोग मान लें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सभी में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो इसको किसी एक रो में अप्लाई कर सकते हैं या तो आप किसी एक कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी में भी कर सकते हैं, रो या कॉलम किसी में, लेकिन एक में करना है। और मैट्रिक्स में सभी में होता था, उस मैट्रिक्स के जितना मेंबर होता था सभी एलिमेंट में हम लोग उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, अब इसमें हम लोग निकालना है 3a। तो 3a अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से 3a, तो 3a अगर हम लोग निकाले या 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर हम लोग 3 को इंटर करेंगे तो या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, जैसे हम लोग रो वाइज करें तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर -3 इंटू 3 हो जाएगा और 5 इंटू 3 हो जाएगा। बाकी सेकंड रो वाला एलिमेंट ऐसे रह जाएगा आपका, जो है वही रह जाएगा 1 5 और -7। या फिर अगर आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी एंट्री करा सकते हैं, 3 इंटू करेंगे तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट अगर वैल्यू निकाल करना है तो वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। इसको कॉलम वाइज जैसे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा और 1 इंटू भी 3 कर सकते हैं। तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो में आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट वैसे रह जाएगा, आपका थर्ड कॉलम वाला भी एलिमेंट ऐसे रह जाएगा। तो इस तरह से अप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट कोई है और उस कंडीशन में आप निकाल रहे हैं वैल्यू, तो वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो एक प्रॉपर्टी और जान लेंगे कि अगर मान के चलिए यहाँ से कोई आपका, सपोज मान लीजिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालते हैं, जहाँ एक मैट्रिक्स और के आपका कांस्टेंट वैल्यू है, के क्या है स्केलर, यह कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कंडीशन में इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसको के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ना। या फिर ऑर्डर के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर उसका कितना है। अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, अगर मान लीजिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो के का क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, आगे चर्चा करेंगे हम लोग इसके ऊपर। तो फिलहाल इसको हम लोग हटाते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग को समझ में आया हो तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी 5 बोल रहा है कि इफ ना सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or
मोर डिटर्मिनेंट। जैसे बोल रहा है यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हो कि जैसे एक मैथ डिटर्मिनेंट है जिसमें मतलब हम लोग यहाँ पे x1 a1 लिखे हैं, x1 b1 लिखा और x1 c1 लिखे हैं, और नीचे आपका a2 b2 c2 और फिर आपका b2 b3 c2 c3 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में एक डिटर्मिनेंट आप x1 के साथ बना सकते हैं नीचे वाला सारे मेंबर को लेकर के, और एक डिटर्मिनेंट आप a1 वाला को लेकर के बना सकते हैं। यहाँ पे वही इंडिकेट किया। जैसे अगर इसको भी हमको अगर लिखना होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से a और फिर यहाँ आ जाएगा x हो जाएगा, फिर यहाँ से b और यहाँ से फिर y आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ से c और z हो जाएगा, फिर प्लस ऊपर वाला मेंबर सेम वही से रह जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे 2x यूज कर लेंगे और नीचे रहेगा x, फिर ऊपर वाला सेम रहेगा मेंबर, यहाँ 2y हो जाएगा, फिर यहाँ से रहेगा y, फिर यहाँ पे c रहेगा, फिर यहाँ से 2z और प्लस में क्या रहेगा आपका z। तो इस तरह से इसको आप तोड़ सकते हैं। तो जो पांचवा प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर मान के चलिए कोई डिटर्मिनेंट का एक रो या मान ले सभी रो का जो मेंबर है उस सम के फॉर्म में अगर रहते हैं तो उसको आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, या दो से अधिक भी बना सकते हैं। अगर 3 गो सम में है तो 3 गो बना सकते हैं, 4 गो है तो 4 गो बना सकते हैं, और अगर 2 है तो 2 सम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, then the value of determinant remain the same, that is the value of determinant remain if we apply the operation। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको समझते हैं, आपके पास अगर एक डिटर्मिनेंट है तो अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट का आप अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे दो ऑपरेशन जैसे हम लोग यूज किए हैं कि आर आई है, आर आई की जगह के जहाँ पे के कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू है दूसरे रो में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करिएगा, या फिर आप किसी कॉलम के साथ यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, मतलब उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से एक लिखा हुआ है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 3 एक डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हम लोग डेल 1 लिखे हैं, इसमें किए क्या है तो k से मल्टीप्लाई कर दिया है किसमें तो अप्लाई, अगर हम लोग यहाँ देखें ऑपरेशन तो क्या अप्लाई किए हैं तो अप्लाई किया हम लोग r1 में, r1 में क्या अप्लाई किए हैं तो r1 साथ में है और प्लस k इंटू r3 कर दिए हैं, k इंटू r3। तो r1 ये है, इसमें k से मल्टीप्लाई करके r3 को ऐड कर दिए हैं। तो बोल रहा है कि इस तरह का प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। अगर इस तरह का ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही हो जाता है, ये कहना चाह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे चर्चा करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। ये सब पे क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। बोल रहा है कि इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है तो 1/2 ना इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y1 हो जाता है प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y3 हो जाता है। तो इस तरह से सोल्व करिए, या फिर इसको 1/2 और डिटर्मिनेंट के भी रूप में लिख करके आप सोल्व कर सकते हैं, जिसका कॉलम वाइज हो जाता है x1 x2 y1 x3 और y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में आपका लिखा हुआ है 1 1 1। जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल यहाँ दो ठो लिए थे, एक हम लोग सोल्व करेंगे और एक रहेगा आप लोग का होमवर्क के लिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है तो 1 0 पॉइंट है, दूसरा आपका 6 0 है और तीसरा आपका 4 3 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया निकालने के लिए 1/2 x1 x2 और x3, यहाँ से y1 y2 और y3, यहाँ से 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 1/2 रखते हैं, x1 यहाँ x1 x2 और x3 है, 1 6 4 लिख देंगे हम लोग, यहाँ से 1 6 और 4, फिर y1 y2 y3 तो 0 0 और 3 हो जाएगा, 0 0 और 3, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट,
तो 1/2 बाहर रहने देंगे। अगर हम लोग यहाँ से 1 को रखते हैं तो 1 को रख करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 0 से 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 3 से 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस यूज किया जाता है। तो फिर हम लोग अप्लाई करेंगे माइनस, उसके बाद 1 से 6 में हो जाएगा 6, माइनस 4 से 1 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 1 रखेंगे, 1 रखने पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से 1 रखते हैं, प्लस है यहाँ से 1 को रखे तो 1 रखने पे 6 3 18 हो जाएगा आपका, और माइनस 4 से 0 में करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 ऐसे रह जाएगा। यहाँ से 3 से 1 में माइनस 3 हो जाएगा, और 4 में से 6 घटाएंगे 2 माइनस 2 में हो जाएगा। यहाँ से भी 18 में से 1 घटाएंगे तो प्लस, मतलब 0 घटाएंगे तो 18 रह जाएगा, और 1 में गुना करेंगे तो ये 18 मिलेगा। -3 और -2 है तो -3 -2 5, -5 प्लस 18 करने पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, -2 प्लस 5 -5 प्लस 18 करने पे 13 मिलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 13/2। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और ये आपका एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग फर्स्ट वाला किए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करके देखेंगे सेम इसी पैटर्न का यूज करके। आगे हम लोग चर्चा करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ना, कुछ कुछ पॉइंट्स है ट्रायंगल का जो एरिया निकलता, बोल रहा है कि ट्रायंगल एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बोल रहा है कि एरिया अगर आप ट्रायंगल का निकालते हैं और डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बोल रहा है कि हम लोग एरिया निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मान ली नेगेटिव भी आता तो भी आप डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी आपको पॉजिटिव ले करके ही चलना है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अब जैसे मान लीजिए एरिया अगर गिवन है डिटरमिनेंट का, तो उस कंडीशन में अगर उसका कैलकुलेशन करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, किसी का वैल्यू अगर उसमें से फाइंड आउट करना है पॉइंट का, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव भी लेकर के चलेंगे और नेगेटिव भी लेकर के चलेंगे, ताकि कैलकुलेशन करने पे दोनों तरह का पॉइंट आपको मिल सके। क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो एरिया आएगा ट्रायंगल का वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब हम लोग अगर उसमें से किसी एक पॉइंट को निकालना होगा, जैसे अगर मान लें हम लोग 3 पॉइंट लिखना है, अब एक में लिखे क्या है, एक से यहाँ पे 1 लिखे, एक पॉइंट यहाँ 6 और 2 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हम लोग -1 और 3 लिख दिए। अब यहाँ से हमको बोल रहा है एरिया निकाला, एरिया दिया हुआ है कि इसका जो एरिया आपका 6 है, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो x का मान निकालना होगा, तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलेंगे हम लोग, तो 2 वैल्यू आएगा। आपको यही चीज कहना चाह रहा है यह पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट से 0। अब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा पे पॉइंट है, जैसे अगर मान लीजिए लाइन है और एक इसी लाइन पे आपका पॉइंट दिया हुआ, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है माइनर और कोफैक्टर। अब माइनर के पहले बात करते हैं हम लोग माइनर क्या होता है। तो लिखा हुआ माइनर, माइनर में लिखा हुआ कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its the row and the मतलब ith row and the jth columns in the in which element aij lies। लिखा हुआ कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij is denoted by mij। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ ना, अब इसमें से सब लोग को माइनर फाइंड आउट करना है। तो माइनर किस तरह से निकाला जाता है ध्यान देंगे, तो माइनर से इसका फाइंड आउट करना है। तो माइनर को जो हम लोग है MIJ से इंडिकेट किया जाता है माइनर को। अब जैसे मान लीजिए इसमें से अगर हम लोग को B1 का माइनर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी इसका नाम होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग रो 1 में है तो M1 हो जाएगा, कॉलम 2 में है तो M12 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसके सामने वाला ये रो और ये सामने वाला ये कॉलम ना, मतलब ये कॉलम और ये वाला रो, इसको क्या करें हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट कौन सोल्व होगा, इसको रखना होगा जो इसके सामने नहीं होगा। इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। अगर आपको माइनर का आइडिया होगा तो माइनर के बाद आपको फैक्टर या फिर एडजॉइंट, फिर आगे चल करके हम लोग जो इनवर्स निकालेंगे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह से पहले माइनर हम लोग निकाले यहाँ से M11, तो इस कंडीशन में इसके सामने वाला हट जाएगा तो कौन बचेगा, चारों, तो यहाँ पे चारों लिखा हुआ है B2 B3 C2 C3।
उसी तरह से M12 का निकालें, M12 ये हो गया फर्स्ट और सेकंड कॉलम, जिसमें 1 रो और मतलब ये फर्स्ट वाला रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला कॉलम। यहाँ ये फर्स्ट रो और ये कॉलम का मतलब यहाँ का वैल्यू निकल रहा है। A2 A3 C2 C3 बच जाएगा। अब इसके लिए निकालेंगे तो A2 A3 B2 B3 बचेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसी तरह से फिर थर्ड के लिए M21 का वैल्यू निकालेंगे, M22 का वैल्यू निकालेंगे, M23 का वैल्यू। फिर थर्ड रो में चलेंगे तो यहाँ से इसका इसका और इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो सामने वाला वैल्यू को इसमें नेग्लेक्ट करके चला जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसमें माइनर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कोफैक्टर दिया हुआ है, कोफैक्टर को भी समझ लेते हैं। तो कोफैक्टर जो है माइनर से ही निकलता है। कोफैक्टर किससे निकलेगा? माइनर से। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट लिखा हुआ है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Cij is defined as Cij equal to -1 का पावर I plus j into Mij, where Mij is minor of Aij। अब बोल रहा है कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना है Ij के, तो इस कंडीशन में -1 का पावर I प्लस j रहेगा, और जो माइनर आप निकालिएगा Mij का, उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो वैल्यू आएगा तो वो निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा, इस कहलाएगा आपका कोफैक्टर। और कोफैक्टर ई क्या किसका माइनर रहेगा? तो ये रहेगा Aij का माइनर। जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कोफैक्टर का कुछ एलिमेंट मेंबर दिया हुआ है। तो कोफैक्टर का मेंबर जैसे निकालना हुआ, जैसे कोफैक्टर को हम लोग यहाँ से A11 लिखे, A11 का अगर वैल्यू निकालना होगा तो -1 का पावर 1 प्लस 1, चूंकि I और J के जहाँ पे 1 1 है, और इनटू में क्या हो जाएगा M11। इसी तरह से A12 का निकालना है तो -1 का पावर 1 प्लस 2, और इनटू में M12। A13 का निकालना है तो -1 का पावर 1 प्लस 3, और इनटू में 1। A13 हो जाएगा। फिर उसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेकर के ना। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, और इसमें बोल रहा है कि इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है फ्यूशन, क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास जैसे अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें तो दिया हुआ यहाँ पे गिवन है 2 6 4, और यहाँ पे 0 3 6 है, 1 4 और 2 है। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनर 1 1 का निकालेंगे तो 1 1 नहीं, मतलब इसके सामने और इसके सामने, दो के लिए अगर हम लोग यूज करें तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला यह है, बाकी जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। मतलब 3 6 कितना हो जाएगा 4 2। इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24, मतलब 6 माइनस 24 करेंगे, यहाँ से मिलेगा -18। उसी तरह से M12 का वैल्यू अगर बात करें तो M12 में हो जाएगा 0 1, मतलब ये और ये आ जाएगा 6 और 2, सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा -6, तो -6 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग बात करें M13 का, तो M13 में कौन कौन आएगा? तो M13 में आपका 0 1 ना और 3 4 आएगा, तो 0 से 0 में हो जाएगा, और -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ से बात करें M21 का, तो M21 में देखिए हो जाएगा, तो इसका सामने वाला ये नहीं आएगा, मतलब 6 आ जाएगा, 4 आएगा, उसके बाद वहां से फिर 4 और यहाँ से 2, 6 दूना 12 और 6 चौके 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -4। फिर यहाँ से M22 का वैल्यू निकलेगा, तो M22 में देखिए यहाँ 3 है तो 0 सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है 1 रखेंगे, फिर 4 और 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, 2 दूना 4, और 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 4 को गुना करिएगा तो 4 ही हो जाएगा, घटाने पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से निकालना होगा हम लोग को M23 का वैल्यू। M23 मतलब यहाँ कौन कौन आ गया? 2 और 1, 2 और 1 और 6 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 2 आएगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग बात करें उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बात करें M31 का। M31 मतलब यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कौन कौन आएगा? 6 3 और
4 और 6 आएगा, 6 छक 36 और 4 तिया 12, मतलब 12 दूना फिर कितना बच जाएगा 24। फिर यहाँ से M32 की बात करें तो 32 हम लोग का यहाँ आएगा, मतलब 2 जीरो, और यहाँ से 4 और 6 आएगा, 6 दूना 12 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 ही मिल जाएगा हम लोग को। फिर M33 का वैल्यू निकाले, M33 यहाँ हो जाएगा, 2 जीरो आएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 6 3, 6 3 लिखेंगे, सोल्व करने पे 3 दूना 6 माइनस 0, मतलब कि 6 बचेगा। अब निकालना हम लोग, तो ये सब जो भी निकला ये सब माइनर हो गया, आपका माइनस निकल गया। अब नीचे अगर हम लोग बात करें कोफैक्टर का, कोफैक्टर्स का, तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए A11 का निकालेंगे, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A11 का होता है -1 का पावर I प्लस j, मतलब 1 प्लस 1 और इंटू M11, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव 1 हो गया। और M11 का वैल्यू कितना है, तो M11 का वैल्यू हम लोग यहाँ से 18 ले लेंगे, मतलब 1 इंटू 18, 18 मिलेगा। उसी तरह से A12 का -1 का पावर हो जाएगा यहाँ से -1 का पावर 1 प्लस 2, और यहाँ से M12, तो यहाँ से हो जाएगा -1 ही होगा, इक्वल है -1, और इंटू में यहाँ से M12 का बात करें तो -6 यहाँ से -1 और -6 गुना करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। उसी तरह से देखिए अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा, अगर कॉम्बिनेशन इवन या ओड का है, दोनों जैसे 1 1 इवन है तो वर्ड है, तो ओड अगर दोनों ओड है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, मतलब यहाँ 1 लेके चलना है, और एक ओड और एक इवन है तो उस कंडीशन में हम लोग -1 लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम लोग A13 की बात करें तो डायरेक्ट निकालते हैं, अगर -1 का पावर A13 करेंगे तो 4 होगा, 4 करने का मतलब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे M13 का वैल्यू, M13 का वैल्यू यहाँ से देख पा रहे होंगे -3 है, तो m इंटू मतलब 1 इंटू अगर हम लोग -3 करेंगे तो -3 ही मिल जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग निकालेंगे A21 का, A21, A22 और A23, इसका डायरेक्ट हम लोग लिख के देखते हैं कैसे लिखाता है। फिर यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग A31 का, A32 का और A33 का, तो जो माइनस होगा ना सेम वैल्यू वही लिख देना है। तो जैसे हम लोग M21 का -4 लिख लिए, M इसका 0 है और इसका आपका 2 है, सेम वही लगा देंगे। अब साइन केवल चेंज होता है बस कोफैक्टर में, यहाँ से आपका ये 24 है 24 लिख देंगे, 12 है 12 लिखेंगे, और यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। अब बताया कि जैसे I का पावर मान ले 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, और 3 रखने पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, 2 2 में प्लस ही रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, 2 3 में 3 2 5 ओड नंबर आ रहा है मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 और 1 करेंगे तो 3 1 4 होगा, 4 में पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा, 3 2 में ओड तो माइनस हो जाएगा, 3 3 में पॉजिटिव 6 हो जाएगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा इस सब वैल्यू। इस तरह से मतलब कि जो आप एडजॉइंट फाइंड आउट सॉरी कोफैक्टर जो निकालिएगा, कोफैक्टर भी आपका जस्ट माइनर ही रहेगा, बट उसमें केवल साइन चेंज होता है पॉजिटिव और निगेटिव का। जैसे अगर हम लोग A11 का वैल्यू निकाल रहे हैं या A12 का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर I प्लस J को आपस में ऐड करने पे इवन आएगा तो पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू माइनर का वही रह जाएगा, और अगर I प्लस J को जोड़ने पे ओड नंबर आएगा तो साइन केवल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव में और निगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग चर्चा कर रहे हैं पॉइंट जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट जो होता है ना वो माइनर सॉरी कोफैक्टर जो हम लोग निकालते हैं उसका ट्रांसपोज होता है, जो कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आप लिख दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के नाम से। तो लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स Ai है जिसमें n into n ऑर्डर का लिया हुआ है मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij, मतलब Aij से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज होता है। लिखा हुआ है कि Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, जहाँ पे Aij क्या है तो कोफैक्टर का काम कर रहा है। तो लिखा हुआ आगे इसमें कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स
जिसमें एक मैट्रिक्स है, जिसमें यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इसका अगर हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ जो माइनर निकला, सॉरी कोफैक्टर निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो मान लीजिए कोफैक्टर a11 a12 a13 है, तो ये जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज आ जाएगा। अब इसको रो को कॉलम इंटरचेंज करने पे जो वैल्यू आएगा, मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे कंप्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कंप्लीमेंट या फिर आप इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसपोज करने पे जो आएगा वैल्यू आपका जो कोफैक्टर का, वो कहलाएगा आपका क्या चीज, एडजॉइंट। आगे इस चीज में लिखा हुआ कि रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए and A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. I is n into n यूनिट मैट्रिक्स। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए A कोई मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A लिखा हुआ है कि A into एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होगा किसका, एडजॉइंट ऑफ A into A का, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A into I का। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड करना हम लोग को एडजॉइंट। तो 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया हम लोग, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग माइनर निकालेंगे। तो दो मैट्रिक्स है, 2 5 1 और 0 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात हम लोग करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 5 1 और 0। अगर हम लोग माइनर निकालें m11 में कौन आ जाएगा, तो जस्ट इधर वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। m12 की बात करें तो m12 में केवल 1 आएगा। फिर उसी तरह से m21 की बात करें तो हो जाएगा 5, और यहाँ से m22 की बात करें तो m22 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये हो गया आपका माइनर। अगर हम लोग यहाँ से बात करें कोफैक्टर का, कोफैक्टर की बात अगर हम लोग करें तो कोफैक्टर जिसको हम लोग a11 की बात करें तो a11 का जो वैल्यू सेम लिख देंगे। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो -1 का पावर i प्लस j होता है। अगर हम लोग यहाँ aij की बात करें और इंटू में m11 होता है या mij होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें, जैसे a11 का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना, तो वैल्यू m11 का जो वही रहेगा। अगर देखना है उसी तरह से a12 का वैल्यू निकालना है तो सेम वही रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे। a21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m21 का वैल्यू जो है वही रहेगा। a22 का वैल्यू तो m22 का जो वैल्यू वही रहेगा। अब इसमें केवल साइन चेंज कर देंगे। अब इसको ऐड करने पे इवन आएगा तो वही रह जाएगा, तो 1 1 इवन, 1 2 3 तो माइनस हो जाएगा, 2 1 3 माइनस हो जाएगा, 2 2 4 वो इवन हो जाएगा। तो ओड वाला में माइनस लगा देंगे और इवन वाला में वैसे ही रहेगा जो वैल्यू है वही। तो इस तरह से जो माइनर जो रहता है उसी से आप बना सकते हैं किसको, कोफैक्टर को। तो अगर जैसे हम लोग बात करें अब एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। मतलब a11 जो लिखे हैं आप रो वाइज है उसको हम लोग कॉलम वाइज कर देंगे। यहाँ a11 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका a12, यहाँ हो जाएगा आपका a21 और यहाँ हो जाएगा a22। तो ये जो वैल्यू आएगा ये निकल जाएगा आपका कोफैक्टर। तो 0 हो गया, -1 -5 और -2, ये हो गया इसका क्या चीज, कोफैक्टर हो गया, सॉरी एडजॉइंट हो गया। तो कोफैक्टर जो निकालते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। नेक्स्ट अब अगला जो है यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का मान लिया दिया हुआ, मान लिया मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स में ही रख लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें, हमारे पास मैट्रिक्स है दिया हुआ है 1 2 3 0 5 4 1 2 और 3। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं m11, मतलब माइनर्स को निकालते हैं। तो माइनर्स को निकालेंगे, पहले m11 रहेगा, उसके बाद m12 रहेगा, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे m13 ना, यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। और यहाँ फिर निकालते हैं m21, फिर निकालेंगे हम लोग m22, फिर निकालेंगे हम लोग m23, उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग m31 m32 और फिर m33। ये 9 वैल्यू हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट।
M11 मतलब अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहने पे ये तीनों चार का कैलकुलेशन करना है, तो 5 या 15 और 4 दूना 8, 15 में से 8 घटेगा 7 बच जाएगा। फिर अगर इसके लिए निकालते हैं तो ये 0 है, 3 से 0 में 0, और 0 में से 4 गुना करेंगे 1 मतलब 4, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। फिर इसके लिए अगर हम लोग करते हैं तो 2 से 0 में 0, 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। फिर यहाँ के लिए आते हैं तो इसका लिए ए रो खत्म और ए कॉलम, मतलब 3 दूना 6 और 3 दूना 6, क्या मिलेगा हम लोग को 0। यहाँ के लिए 3 से 1 में और 1 से 3 में, यहाँ से भी 0, 3 से 3 और 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। इसके लिए करते हैं तो 2 से 1 में 2 और 2 से 1 में 2, यहाँ से भी क्या मिल जाएगा हम लोग को 0। अब थर्ड वाला में आते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये दोनों 4 दूना 8 और 5 या 15, 8 में से 15 घटाएंगे -7। फिर यहाँ रखते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन कौन कौन हो जाएगा, 4 और 1 और 0 3 का, 4 से 1 में 4 और 0 से 3 में 0, मतलब 4 ही बच जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो। उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम लोग घटाते इसके लिए तो 5 से 1 में 5 और 0 से 2 में 0, मतलब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए किसको, ये निकल गया हम लोग को माइनर। अब बात करें हम लोग को फैक्टर का, तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से A11, A12, A13, A21 और यहाँ से A22 और यहाँ से A23, फिर यहाँ से A31, A32 और A33। अब इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें तो सेम वही लिख देना है, आप करके जो है वैल्यू वही लगा देना है। -4 है -4, -5 है -5, 0 0 0 आ गया इसका, और इसका -7, 4 और 5। अब क्या बताए कि ये दोनों अगर जोड़ने पे इवन आएगा तो वही रह जाएगा, और ओड रहने पे चेंज कर देंगे साइन, तो 1 1 2 इवन ऐसे रहेगा, 1 और 2 3 ओड नंबर यहाँ से प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 वैसे रह जाएगा। अब यहाँ से 2 1, तो 2 1 में तो 3 होगा, लेकिन यहाँ माइनस, तो 0 में माइनस प्लस लगाए तो कोई दिक्कत, तो सब 0 वैसे रह जाएगा। 3 और 1 4 ओड इवन नंबर वैसे रह जाएगा, 3 2 5 ओड माइनस का सिंबल लग जाएगा, 3 3 6 इवन वैसे रह जाएगा। तो ये निकल गया हमारा क्या चीज, कोफैक्टर। अब हम लोग को क्या निकालना था, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अगर हम लोग ए की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आया हम लोग का कोफैक्टर उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज किया हुआ रहता है। तो यहाँ से A11 हो जाएगा, A12 कॉलम वाइज लिखेंगे, A13 उसी तरह से यहाँ से A21, A22 और A23, यहाँ क्या हो जाएगा A31, A32 और A33। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप करने पे क्या मिलेगा हमको, 17 7 है, 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -5, फिर यहाँ 0 0 और 0, तीनों में देख रहे होंगे 0 होगा, A21 A22 A23, और लास्ट कॉलम में -7 -4 और 5, -7 -4 और 5। तो ये निकल गया हम लोग का क्या चीज, एडजॉइंट। तो हम लोग निकाले यहाँ पे माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। आगे चर्चा करते हैं हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन देख पा रहे हो कि द n ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज called non-singular if determinant of a does not equal 0 and singular if determinant of a equal to 0। बोल रहा है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू अगर 0 आ गया तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल होता है किसका, 0 का, तो इस कंडीशन में कैसा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका नॉन सिंगुलर। हाँ, नॉन सिंगुलर। तो वही चीज कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे कब, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। और अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कब, यदि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो रहे, मतलब 0 ना आए। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, अब इसको चेक करना है कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर।
तो यहाँ से सोल्व करते हैं पहला के लिए। पहला हमारे पास मैट्रिक्स आपका 1 2 4 और 8 है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं 1 2 4 और 8। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो 8 एकम 8 और माइनस 4 दूना 8, इसको करने पे 0 आ गया, जो किसके बराबर है, हम लोग इसको ए माने यहाँ से, और डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सिंगुलर है। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ कि पहला जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अब दूसरा के अगर हम लोग चर्चा करें तो दूसरा मान लीजिए इसको बी मान लेते हम लोग मैट्रिक्स, जिसमें 6 ना 6 है, 2 है, 4 और 8। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं बी का। तो यहाँ 6 4 और 2 8 लिख लिए। इसका सोल्व करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा ना, 8 6 48 और 4 दूना 8, मतलब हो जाएगा 40। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ इट डज नॉट इक्वल है किसका, 0 के। तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। इसको याद रखेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है तो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग नॉन सिंगुलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स की अगर हम लोग बात करें, इनवर्स क्या होता है यहाँ ध्यान देंगे। तो अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे, जिसका के नाम था मैट्रिसेस आव्यूह। उसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकाले थे। लेकिन इनवर्स निकालने का एक और मेथड है जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट में सीखेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर आपको इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 नहीं होगा। मतलब कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट आप उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, लिखा हुआ कि इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ ए डिफाइंड एज ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जहां पे एडजॉइंट ए का जो वैल्यू होता है डज नॉट इक्वल होता है 0 का। ये चीज कह रहा है। कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लिखा हुआ कैंसिलेशन ला। कैंसिलेशन ला क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर, एन ऑर्डर का है, तो बोल रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जहां नॉन सिंगुलर है तो बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अगर मल्टीपल का इंप्लाई दैट हम लोग करें तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब ए से को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। और अगर मान के चलिए यहाँ पे, यहाँ उल्टा लिखा गया, यहाँ बी होता और यहाँ होता सी, सॉरी बी सी नहीं। तो अगर लेफ्ट साइड का कट रहा है तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं ना, और राइट साइड का अगर हम लोग काटेंगे तो राइट कैंसिलेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ बी है, यहाँ सी रहेगा और यहाँ भी रहेगा आपका ए। तो अब राइट साइड वाला को काटेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट कैंसिलेशन। मतलब यहाँ लेफ्ट साइड से कट रहा था, बी सी बचेगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन, और राइट साइड से अगर एक कट आते हैं तो राइट कैंसिलेशन कहलाएगा। वही चीज बोल रहे हैं। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है, तो बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तो ए बी का इनवर्स निकालिएगा तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बोल रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा किसके इक्वल होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। एक है आपका प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए बी आर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो बोल रहा है तो कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, और ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब कि ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप बी ओ को मल्टीप्लाई करिए तो भी कैसा मैट्रिक्स होगा, तो नॉन सिंगुलर ही मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। पांचवा पॉइंट है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल करके प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी बता रहा था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, फाइंड करने का काम कर रहे हैं हम लोग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसको चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बैटरी चेंज कर लेते हैं माइक का।
चलिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे इनवर्स, इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ए बराबर सपोज मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना, 2 -2 4 और 3। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या होगा, तो चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो पहले तो हम लोग को एडजॉइंट निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 2 -2 4 और 3, तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 और 6 हो जाएगा 14। अब यहाँ से हम लोग माइनर अगर निकालते हैं, माइनर, तो माइनस कैसे निकलेगा, माइनर में हम लोग M11 M12 M21 और क्या निकलेगा M22। तो 2x2 ऑर्डर का माइनर निकालना आसान है। अगर जैसे हम लोग यहाँ रखते हैं तो माइनर M11 3 आ जाएगा, यहाँ रखने पे 4 आएगा, और अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो -2 और यहाँ रखने पे 2 आ जाएगा, ये माइनस निकल गया। यहाँ बात करें अगर हम लोग को फैक्टर्स का, तो कोफैक्टर्स को हम लोग A11 A12 A21 और A22 से इंडिकेट करते हैं। तो जस्ट वही रहेगा जो लिखे हैं, सेम वही रहेगा, खाली साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज करना कहाँ है, तो जोड़ने पे अगर ओड आएगा वहां माइनस से मल्टीप्लाई, तो 1 1 2 इवन ऐसे रहेगा, 1 2 3 ओड माइनस लग जाएगा, 2 और 1 3 ओड, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इसको जो हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर, उसको कॉलम वाइज कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज होता है। तो A11 A12 यहाँ A21 और यहाँ A22, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 3 -4 A12 का, प्लस 2 और 2 मतलब 2 2 है यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखें कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास कितना था, 1/14, और इसका वैल्यू कितना आया है, तो 3 2 -4 और ए निकल गया हम लोग का ए इनवर्स। तो ये था आपका 2x2 ऑर्डर का। अब देखिए अगर मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का रहेगा, उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें भी हम लोग को माइनर को फैक्टर एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके निकाले आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 0 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से 0 0 और 5, तो 1 रखने पे 5 दूना 10 और -0 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस और फिर प्लस लिया जाता है। तो 2 रखने पे 5 से 0 में 0 और 0 से 4 में करेंगे 0 0 -0 हो जाएगा, फिर प्लस 5 को अगर रखते हैं तो 5 में 0 और 0 से 2 में 0, मतलब 0 -0 यहाँ से भी आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, केवल 10, बाकी सब 0 हो जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग पास आ गया कितना, 10। अब माइनर भी अगर हम लोग निकालेंगे, तो माइनर अब हम लोग एक तो लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे अगर ये इनवर्स निकालना हो, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता है। या अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख दे रहे हैं ऐसे आप लोग सुनते हैं। यहाँ से 1 3, फिर यहाँ से M21, उसके बाद M22, फिर यहाँ से M23, फिर निकलेगा M31, फिर M32 और फिर M33। अब इतना वैल्यू हम लोग को निकालना है माइनस में। इसका हेडिंग्स बना सकते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, माइनस। तो M11 के जगह पे कौन आएगा, 2 0 और 4 5। इसको सॉल्व करने पे 5 दूना 10 ही आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। फिर M12 का वैल्यू, M12 में 0 0 और यहाँ से 4 5, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से 0 में 0, 4 से 0 में 0 0 ही आ जाएगा आपका। उसी तरह से M13 में कौन कौन आएगा, तो 0 0 और फिर 2 और 0 आएगा, इसको सॉल्व करने पे भी हम लोग को 0 ही मिलेगा। उसी तरह से M21 यहाँ रखेंगे, 5 दूना 10 और 0 3 करेंगे तो 5 दूना 10 ही आ जाएगा। हम अब उतना नहीं करने वाले हम लोग हैं, यहाँ से फिर 2 के जगह पर आएगा, तो 5 से 1 में 5, 0 से 3 में 0, तो मिल जाएगा हम लोग को 5 ही।
यहाँ रखने पे 0 से 1 में 0, 0 से 2 में 0, मतलब 0 मिलेगा। यहाँ आते हैं तो 4 से 2 में 8 और 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा 2 मिलेगा, 0 है ना। यहाँ रखने पे 4 से 1 में 4 और 0 से 3 में करेंगे 0, मतलब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। यहाँ रखने पे 2 से 1 में 2 और 0 2 करेंगे गुना तो 0, मतलब 2 मिल जाएगा यहाँ से। तो ये निकल गया हम लोग का माइनर। यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर जस्ट माइनर वाला को ही लिख देंगे हम लोग ना, केवल हम लोग साइन चेंज करेंगे। A23, A31, A32 और यहाँ से A33। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो यहाँ से वैल्यू निकला सेम वही M11 10 हो जाएगा, यहाँ से 0, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 10 5 0, 10 5 और ये 0 है, फिर यहाँ से 2 4 2, मतलब 2 4 और 2। अब क्या करना है बताएं कि दोनों ऐड करेंगे। ऐड करने पे अगर वैल्यू ओड आया तो माइनस से मल्टीप्लाई, ना तो सेम छोड़ देंगे। तो इवन में वैसे रहेगा 2 और 1 3, माइनस तो 0 में करने से कोई फायदा है नहीं। 1 3 4 इवन, 2 और 1 ओड, माइनस लग जाएगा, 2 2 4 इवन, 2 3 5 माइनस लग जाएगा, 3 1 4 इवन, 3 2 5 ओड, माइनस लग जाएगा, 3 3 6। यहाँ से निकल गया हम लोग का कोफैक्टर। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें एडजॉइंट का, तो एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉलम वाइज। यहाँ आ जाएगा A11, A12, A13, यहाँ हो जाएगा A21, A22 और A23, फिर यहाँ हो जाएगा आपका A31, A32 और A33। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो इसको कॉलम वाइज 3 3 को लिख देंगे। तो 10 0 0 इधर से आ जाएगा 10 0 और 0, फिर यहाँ से 10 5 0, तो 10 5 और 0, थर्ड में 2 माइनस 4 और नहीं माइनस 10 है ना, माइनस 10 लग जाएगा, यहाँ पे 10 है, माइनस 10, यहाँ से 2 माइनस 4 और 2, 2 माइनस 4 और 2। अब दे चुके यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से हम लोग निकाल देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 10, तो 1/10 हो गया, और यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे 10 है, माइनस 10 है, 2 है, 0 5 माइनस 4 0 10 और 2। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 होगा ना, 10 5 और 0 है, यहाँ 0 होगा, ये 0, ये 0 होगा। यहाँ में हम लोग निकाल लिए ए इनवर्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का। आगे हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, तो लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करने पे एक या एक से अधिक सॉल्यूशन आता है, तो उसको बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्या होगा, तो बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि कोई इक्वेशन को अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और अगर सोल्व कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो Ax इक्वल टू बी यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें इनवर्स मैट्रिक्स को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू बी इज गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स भी निकाल के आप यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं x का वैल्यू। उसके बाद नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाता है एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 डज नॉट इक्वल 0 होता है, बोल रहा है देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सेकंड बोल रहा है कि इंफिनिटिव सॉल्यूशन, इंफिनिटिव मेनी सॉल्यूशन कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होता है लेकिन एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 हो जाता है, तो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन and the system may be consistent or inconsistent according as the system have
आइदर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो इस यहाँ पे तीन कंडीशन, नो सोल्यूशन होगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो हो जाता है, तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर। तो बोल रहा है सिस्टम आइदर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, मतलब वो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन मैनी भी हो सकता है और नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर मैनी सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। हम लोग जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए। तो बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में यूज करना है। दो क्वेश्चन लिए हम लोग, पहला 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व भी कर सकते हैं, तो इसको सोल्व भी करेंगे हम लोग, कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे कैसा होता है कंसिस्टेंसी और नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग चर्चा करें सबसे पहले, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x + 2y = 4 है, और यहाँ से 7x + 3y = 5। तो हम लोग यहाँ से तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग कोएफिशिएंट रखेंगे x और y का, तो 5, 7, 2 और 3 हो गया। फिर एक रहेगा एक्स मैट्रिक्स जिसमें हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल x और y दो। और एक रहेगा मैट्रिक्स भी जिसमें हम लोग इक्वेशन का लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक बनाएंगे, तो ये होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम रहेगा तो 4 और 5 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने पे क्या आ जाएगा हम लोग को, तो 5, 2, 7 और 3। इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 7 × 14 बराबर हो जाएगा 1। तो अब चूंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है डज नॉट इक्वल हो रहा है जीरो का, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा इट इज इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या चर्चा किया था हम लोग, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट अगर क्या हो जाए, बोल रहा है यहाँ पे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डज नॉट इक्वल जीरो, तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होगा ना। और फिर अगर हम लोग यहाँ से बात करें, तो इसके बात करें तो इक्वेशन अगर मान के चलिए जीरो नहीं होता है, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, तो इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसका आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो इसका चर्चा अगर हम लोग करें तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, मतलब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कंसिस्टेंट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो 1 आया, जो जीरो के डज नॉट इक्वल है, तो कंसिस्टेंट वाला कंडीशन आ गया। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हो सकता था। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले माइनर निकालना होगा इसका। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनर्स की बात करें, तो पहले M11, M12, M21 और M22 निकालना है। तो M11 में कौन आएगा 3, M12 में कौन आएगा 7, M21 में आपका कौन हो जाएगा 2, और M22 में हो जाएगा आपका 5। फिर यहाँ निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर्स, जिसमें हम लोग A11, A12, A21 और A22 निकालेंगे। तो सेम वैल्यू वैसे रह जाएगा 3, 7, 2 और 5। अब केवल साइन चेंज करेंगे, जोड़ने पे इवन तो ऐसे रह जाएगा, ओड में माइनस मल्टीप्लाई, 1 1 इवन वैसे रहेगा, 1 2 ओड माइनस लग जाएगा, 2 1 ओड माइनस लग जाएगा, 2 2 इवन आ जाएगा, वही रह जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का बताए थे कि यहाँ से फॉर्मूला A11, A12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका A21 और A22। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा हम लोग, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 - 7 और -2 और 5, -2 और 5, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। अगर एडजॉइंट अब निकल गया तो यहाँ से ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए।
यहाँ से हम लोग ये पढ़े हैं फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया था, एडजॉइंट कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 3 - 2 -7 और 5, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। अब जैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। एक्स में हमारे पास है एक्स और वाई, और ए इनवर्स का भी जस्ट हम लोग वैल्यू देखें 1 by 1 1 ही रह जाएगा, 3 - 2 और -7 5 -7 और 5। बी का वैल्यू यहाँ से 4 और 5 है। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जानते ही हैं, एक्स प्लस वाई करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट प्रोसेस का दोनों कॉलम 3 से 4 में 12, -2 से 5 में -10, -4 से -7 से 4 में 28, माइनस में हो जाएगा -28, और 5 से 5 में करेंगे +25। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा -3। अगर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा आपका -3। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।